हेलो गाइस, आई एम कोमल। वेलकम टू माय चैनल एसएससी की पढ़ाई। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर फर्स्ट पावर शेयरिंग का। इससे पहले मैंने आपको पावर शेयरिंग चैप्टर की वन शॉट फुल एक्सप्लेनेशन दिया था, वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगी, तो जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ गो एंड चेक आउट द वीडियो। पूरी वीडियो अच्छे से देखिए। 30 मिनट्स की बहुत ही छोटी और बहुत ही अच्छी वीडियो है। तो चलिए एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे, तो आइए देखते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ दीज। तो इसमें हमें ये बताना है कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या होते हैं मॉडर्न डेमोक्रेसीज में, और एक एग्जाम्पल के साथ बताना है। तो आंसर देखते हैं इसका। तो यहाँ पे हमें 4 तरीके के पावर शेयरिंग के फॉर्म दे रखे हैं, उनको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में क्या होता है? व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जब पावर जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स जो है गवर्नमेंट की उसमें शेयर होती है, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तब हम उसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं। जैसे कि ये इसका एग्जांपल ले सकते हैं आप इंडिया से। इसका एग्जांपल है इंडिया। इंडिया में भी आपने देखा होगा कि लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। लेजिस्लेचर में क्या होता है? हमारा डिस्कशन होता है, कोई भी जैसे लॉ पास करवाना है, कोई भी आपको किसी लॉ के बारे में बात करनी है, तो लॉ पास करवाने वाला जो काम होता है वो लेजिस्लेचर में होता है। एग्जीक्यूटिव जो है वो कोई भी चीज इंप्लीमेंट करता है, कोई भी चीज है वो इंप्लीमेंट एग्जीक्यूटिव वाले स्पेयर में होती है। और जुडिशरी मतलब होता है हमारा जितना भी न्याय से रिलेटेड, जस्टिस से रिलेटेड काम होता है। हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोकल कोर्ट, जितने भी हमारे कोर्ट होते हैं वो सारे इसके अंडर आ जाते हैं। तो आई होप आपको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर समझ में आ गया होगा। सेकंड है फ्रेंड्स हमारा फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, और फ्रेंड्स हम इसको वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर भी कहते हैं। जब हम पावर को शेयर करते हैं गवर्नमेंट में डिफरेंट लेवल पर, तो उसको हम फेडरल डिवीजन या वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर भी कहते हैं। इसका एग्जांपल भी फ्रेंड्स इंडिया है। अब आपने इंडिया में देखा होगा कि 3 टाइप की गवर्नमेंट है। एक तो है हमारी सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट, जो पूरी सेंटर को संभालती है, पूरे इंडिया को संभालती है। एक है स्टेट गवर्नमेंट, जो अलग अलग स्टेट में है। और एक है लोकल गवर्नमेंट, जैसे कि हमारी ग्राम पंचायत हो गई, म्यूनिसिपल कमीशन हो गई, ये सारी। तो ये क्या है? ये पावर को शेयर कर दिया गया है गवर्नमेंट में डिफरेंट लेवल पर, तो इसी को हम कहते हैं फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। थर्ड चलते हैं हम अपने कम्युनिटी गवर्नमेंट में। तो आपने बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट के बारे में तो सुना ही होगा। जब पावर को शेयर किया जाता है अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, जब डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर को शेयर किया जाता है, उसे हम कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं। किसके बेसिस पर? रिलीजन के बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पर। लैंग्वेज और रिलीजन के बेसिस पर जो सोशल ग्रुप होते हैं वो अपनी पावर शेयर कर लेते हैं और गवर्नमेंट बना लेते हैं अलग अलग, तो उसको हम कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं। और इसका एग्जांपल हम जानते ही हैं, बेल्जियम। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है फ्रेंड्स हमारा बेल्जियम। बेल्जियम में भी यही था कि फ्रेंच लोगों ने अपनी एक अलग गवर्नमेंट बना ली थी, डच लोगों ने अपनी एक अलग गवर्नमेंट बना रखी थी, और जर्मन लोगों ने अपनी एक अलग गवर्नमेंट बना रखी थी, जिसके रूल्स जो है वो डिसाइड करते थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सोशल ग्रुप्स जो है फ्रेंड्स, वो कल्चर रिलेटेड इशू पे, लैंग्वेज रिलेटेड इशू पे या एजुकेशन रिलेटेड इशू पे अब उनके पास पावर होती है कि वो इनको बदलाव कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं इनमें। तो ये था हमारा कम्युनिटी गवर्नमेंट के बारे में। अब आते हैं हम अपने फोर्थ और लास्ट पर, पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। तो पावर शेयर होती है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, प्रेशर ग्रुप्स के बीच में और मूवमेंट्स के बीच में। आपने देखा होगा कि मल्टीपल पार्टी सिस्टम जिस कंट्री में होता है वहाँ पे कितनी सारी पार्टी होती है, कभी कोई पावर में आता है तो कभी कोई पावर में आता है। तो इसी चीज को हम पावर शेयरिंग कहते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में होती है। सच कॉम्पिटिशन एंश्योर that such competition ensure that power does not remain in one hand. In the long run, power is shared among different political party that represent different ideology and social groups. जब फ्रेंड्स पावर जो है वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के हाथों में होती है, अलग कभी कोई पार्टी जीत रही है तो कभी कोई पार्टी जीत रही है, तो इससे क्या होता है? पावर जो है वो एक के हाथ में बंधी नहीं रहती है। लॉन्ग रन में पावर जो है वो शेयर होती है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में, जिनकी की अलग अलग आइडियोलॉजीज होती हैं और जो कि अलग अलग सोशल ग्रुप से आते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर पावर किसी एक के हाथ में ही रह गई तो वो अपना मेजोरिटिज्म जो है, मेजोरिटी जमाने की कोशिश करेगा, आपको नीचे दबाने की कोशिश करेगा।
तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं। स्टेट वन प्रूडेंशियल रीजन एंड वन मॉरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग विद एन एग्जांपल फ्रॉम द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। हमें एक प्रूडेंशियल रीजन बताना है और एक मॉरल रीजन बताना है पावर शेयरिंग का। कि प्रूडेंशियल रीजन मतलब होता है प्रैक्टिकल रीजन, और मॉरल रीजन होता है जो चीज होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें शुड लिख जाता है कि चाहिए, जो चीज होनी चाहिए। तो पावर शेयरिंग देखेंगे, उसका प्रूडेंशियल रीजन भी और उसका मॉरल रीजन भी। प्रूडेंशियल रीजन सबसे पहले देखते हैं। पावर शेयरिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वेरियस सोशल ग्रुप्स। जो पावर शेयरिंग होता है फ्रेंड्स, वो हेल्प करता है कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने में वेरियस सोशल ग्रुप्स के बीच में। जब पावर शेयर होती है इक्वली, तो उससे क्या होता है, सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट कम होती है या होती ही नहीं है। हेंस पावर शेयरिंग इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग सोशल हार्मनी एंड पीस। इसलिए पावर शेयरिंग जो है फ्रेंड्स, वो बहुत ज्यादा जरूरी है क्या मेंटेन करने के लिए, सोशल हार्मनी और पीस। शांति जो है वो कंट्री में बहुत जरूरी होती है, एकता बहुत जरूरी होती है। जब लोग ही एक नहीं होंगे तो दूसरी कंट्री क्या है, वार कर देगी किसी भी कंट्री के ऊपर जिनमें एकता नहीं है। तो इसलिए पावर शेयरिंग क्या है, पीस मेंटेन करती है, सोशल हार्मनी मेंटेन करती है, जो एकता होती है, जो यूनिटी होती है, उसको मेंटेन करके रखती है। इन इंडिया सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो फ्रेंड्स, हमें इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो मेयर है मैडस्टम के, वो डिफेंड कर रहे हैं कि फ्रेंच जो है वो बैन हो जानी चाहिए टाउन के स्कूल्स में। और वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? ही सेड दैट द बैन वुड हेल्प ऑल नॉन डच स्पीकर्स इंटीग्रेट इनटू फ्लेमिश टाउन। वो ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो नॉन डच स्पीकर्स हैं वो इंटीग्रेट हो सके, वो घुल मिल सके फ्लेमिश टाउन में अच्छे से और जल्दी। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि क्या आपको लगता है कि ये बेल्जियम का पावर शेयरिंग अरेंजमेंट की स्पिरिट के खिलाफ है या उसी के मेजर में है? तो हमें इसका रीजन देना है कि ये बेल्जियम की अरेंजमेंट के खिलाफ है या उसके साथ है। तो आंसर देखते हैं अपना। नो, दिस मेजर इज नॉट इन कीपिंग विद बेल्जियम्स पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। ये बेल्जियम के पावर शेयरिंग अरेंजमेंट से बिल्कुल भी नहीं मिलता है, क्योंकि बेटा जहाँ पे पावर शेयरिंग होती है वहां पर माइनॉरिटी को कभी भी उनकी लैंग्वेज को बैन नहीं करा जाता है। तो हम सबको पता है कि फ्लैमिश रीजन में डच बोलने वाले लोग रहते थे। तो वहां पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्रेंच को बिल्कुल ही बंद कर दो। ये तो बिल्कुल सही नहीं है ना। ये तो क्या है, हमारा पावर शेयरिंग अरेंजमेंट के खिलाफ है। द अरेंजमेंट सीक टू मेंटेन पीस बिटवीन द फ्रेंच एंड डच सीकिंग कम्युनिटीज। कि बेल्जियम में पावर शेयरिंग के अरेंजमेंट को ऐसे बनाया गया था कि वहां पे पीस रहे, वहां पे शांति रहे फ्रेंच और डच स्पीकिंग कम्युनिटीज के बीच में। बाय बैनिंग फ्रेंच, द मेयर विल कॉज सिविल अनरेस्ट। फ्रेंच को बैन करके जो वहां पे फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं उनको गुस्सा आ जाएगा, जिसकी वजह से वहां पर सिविल वॉर भी हो सकती है, लड़ाई झगड़े कन्फ्लिक्ट सारी चीजें हो सकती हैं। बोथ द लैंग्वेजेस शुड बी मेड एक्सेप्टेबल इन द टाउन स्कूल। उनको क्या करना चाहिए, उनको दोनों लैंग्वेजेस को एक्सेप्टेबल बनाना चाहिए टाउन के स्कूल में, कि तुम फ्रेंच भी बोल सकते हो और तुम डच भी बोल सकते हो, जिसकी वजह से पावर शेयरिंग की स्पिरिट जो है वो बनी रहे। This bilingual education system will be a better way to integrate the people of the town. Bilingual मतलब बेटा क्या होता है? Bilingual मतलब होता है आपका टू एजुकेशन सिस्टम, मतलब जहाँ पर दो लैंग्वेज बोली जाती हैं, ठीक है, जहाँ पर दो लैंग्वेज एक साथ बोली जाती है तो उसको हम बिलिंगुअल एजुकेशन सिस्टम कहते हैं। तो इस बिलिंगुअल एजुकेशन सिस्टम से क्या होगा, लोग अच्छे से टाउन में रह सकेंगे बिना किसी मतभेद के, बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फ्रेंच को बैन करने से लड़ाई और ज़्यादा बढ़ेगी, कन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ेगी। पर अगर जो है हम दोनों लैंग्वेजेस को एक्सेप्टेबल बना दें टाउन स्कूल में, तो इससे क्या होगा, कोई कन्फ्लिक्ट भी नहीं होगी, कोई सिविल वॉर भी नहीं होगी और मतभेद भी नहीं होंगे, दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में पीस बना रहेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो फ्रेंड्स, अब आ गए हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। आइए देखते हैं। आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर, थ्री स्टूडेंट ड्रू डिफरेंट कंक्लूजन। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद तीन बच्चों ने अलग अलग कंक्लूजन निकाले। विच ऑफ दीज डू यू एग्री विद एंड वाई? किस कंक्लूजन पे आप एग्री करते हैं और क्यों करते हैं, हम उसके रीजन देने हैं। सबसे पहला है थोमन। पावर शेयरिंग इज नेसेसरी ओनली इन सोसाइटी विच हैव रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और एथनिक डिवीजन। तो थॉमन बोल रहा है कि पावर शेयरिंग जरूरी होती है उन सोसाइटीज में जहां पर कि रिलीजन, लैंग्वेज और एथनिक डिवीजन हो।
तो ऐसा तो नहीं है, पावर शेयरिंग हर जगह पर ही होती है, आपको भी पता होगा, हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है, चाहे कोई बड़ी हो, चाहे कम हो, चाहे वहाँ पे रिलीजन, लैंग्वेज, एथनिक कंपोजिशन हो ना हो, इतना डिवीजन ना हो, पर पावर शेयरिंग हर जगह ज़रूरी होती है। मटाई, पावर शेयरिंग इज सूटेड ओनली फॉर बिग कंट्रीज दैट हैव रिलीजन डिविजन्स। तो ये स्टेटमेंट भी हमें सही नहीं लग रही कि पावर शेयरिंग बड़ी कंट्रीज के लिए ही होता है जहाँ पर रीजनल डिवीजन होते हैं, छोटी कंट्रीज में भी हो सकता है। लास्ट स्टेटमेंट है जोसेफ की, एवरी सोसाइटी नीड सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इवन इफ दे आर स्मॉल और डू नॉट हैव सोशल डिवीजन। यस, इसकी स्टेटमेंट जो है जोसेफ की वो बिल्कुल सही लग रही है कि चाहे कोई कंट्री कितनी ही स्मॉल क्यों ना हो या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, सोशल डिवीजन ज़्यादा या कम क्यों ना हो, पर पावर शेयरिंग जो है वहाँ पर भी उतनी ही इंपॉर्टेंट और ज़रूरी होती है। आंसर में इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। जोसेफ स्टेटमेंट इज द मोस्ट लॉजिकल एंड थर्स शुड बी एग्री ऑन, कि जोसेफ की स्टेटमेंट सबसे ज्यादा लॉजिकल है, इसलिए हम उसकी स्टेटमेंट पे एग्री कर रहे हैं। एवरी सोसाइटी नीड सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इफ इट इज स्मॉल और डज नॉट हैव सोशल डिवीजन, कि हर सोसाइटी को नीड होती है पावर शेयरिंग की, चाहे वो छोटी हो, चाहे वहाँ पे सोशल डिवीजन इतना हो या ना हो। अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज वन वेयर इट मेंबर और सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी उसी को कहते हैं जब सिटीजन्स की पूरी भागीदारी होती है उस सिस्टम में, उस पावर शेयरिंग के सिस्टम में, गवर्नमेंट में जब उनकी पूरी भागीदारी होती है, वो भी उतनी ही तरीके से एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। Power sharing not only prevent conflict between various groups in the society, but it also generate a sense of belongingness among them to society। कि पावर शेयरिंग जो है वो कन्फ्लिक्ट तो प्रिवेंट करता ही है बहुत सारी सोसाइटीज के बीच में, पर वो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस को भी क्रिएट करता है अलग अलग सोसाइटीज के बीच में। पावर शेयरिंग हेल्प टू मेंटेन अ बैलेंस ऑफ पावर among various institution and also keep a check on how it is exercised। कि जो पावर शेयरिंग है वो एक बैलेंस मेंटेन करके रखता है कि पावर अच्छे से शेयर हो रही है या नहीं। irrespective of the size of country or the type of society, people will be more satisfied that they have a say in the functioning and decision making प्रोसेस ऑफ द सिस्टम। तो इसमें हमें क्या बोला गया है कि फर्क नहीं पड़ता कि कितना साइज है कंट्री का या कौन कौन सी टाइप की सोसाइटी है या किस किस पे सोसाइटी का डिवीजन हो रखा है, हर कंट्री में बहुत जरूरी है पावर शेयरिंग होना हर लेवल पे, उसी से ही पीस, यूनिटी, सब कुछ जो है वो अच्छे से बना रहेगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम आ गए हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आइए अच्छे से इसको समझते हैं और पढ़ते हैं। Read the following passage and pick out any one of the prudential reason for power sharing offered in this। हमें इस पूरे पैसेज को पढ़ना है और एक प्रूडेंशियल रीजन निकालना है जो ऑफर हुआ है इसमें। तो इसको पढ़ते हैं। We need to give more power to the panchayat to release the dream of Mahatma Gandhi and the hope of the makers of our constitution। इसमें कहा गया है कि हमें पंचायत को ज्यादा पावर देनी चाहिए क्योंकि ये टू रियलाइज द ड्रीम ऑफ महात्मा गांधी, क्योंकि ये ड्रीम था महात्मा गांधी का एंड द होप ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया था और महात्मा गांधी, उन दोनों का ड्रीम था कि पंचायत को ज्यादा पावर दी जाए। पंचायती राज एस्टैब्लिश ट्रू डेमोक्रेसी, जो पंचायती राज है वो एस्टैब्लिश करेगा, स्थापित करेगा ट्रू डेमोक्रेसी को। इट रिस्टोर्स पावर टू द ओनली प्लेस वेयर पावर बिलोंग्स इन अ डेमोक्रेसी इन द हैंड्स ऑफ पीपल। अगर पंचायत राज होगा तो इससे क्या होगा, सीधा लोगों के हाथ में पावर जाएगी और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकेंगे। गिविंग मोर पावर टू पंचायत इज ऑल्सो अ वे टू रिड्यूस करप्शन एंड इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। अगर हम पंचायत को ज्यादा पावर देंगे तो उससे क्या होगा, करप्शन जो है वो रिड्यूस होगा और इंक्रीज होगी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। When people participate in the planning and implementation of development schemes, they should naturally exercise greater control over these schemes। जब people जो है, जो लोग हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन डेवलपमेंट स्कीम में, तो उनको नेचुरली एक्सरसाइज करना चाहिए, अच्छे से देखना चाहिए इन स्कीम्स को। दिस वुड एलिमिनेट द करप्ट मिडल मैन, ये क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा जो मिडल मैन होता है, जो पैसे खाता है। थर्स पंचायती राज विल स्ट्रेंथन द फाउंडेशन ऑफ अवर डेमोक्रेसी, ये जो पंचायती राज है वो स्ट्रेंथन करेगी हमारी डेमोक्रेसी के फाउंडेशन को। तो आंसर में देखते हैं, द प्रूडेंशियल रीजन फॉर पावर शेयरिंग ऑफर्ड इन दिस पैसेज इज गिविंग मोर पावर टू पंचायत इज ऑल्सो अ वे टू रिड्यूस करप्शन एंड इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। तो ये हमारा एक प्रूडेंशियल रीजन है पावर शेयरिंग का, कैसे, वो मैं आपको इसका पीछे का रीजन समझाती हूँ। तो बेटा अगर देखिए, अगर हम
पंचायत राज को ज़्यादा से ज़्यादा पावर देंगे तो उससे क्या होगा, जो मिडल मैन जो पैसे खाते हैं, जो ब्राइब लेते हैं, जो रिश्वत लेते हैं, जो बीच का पैसा खाते हैं, वो नहीं खा पाएंगे, क्योंकि अब सीधा जो है वो लोगों के हाथ में पावर जाएगी, पंचायती राज होगा। तो इसलिए जो है पंचायती राज को अगर हम ज़्यादा पावर देंगे तो इससे हमारा करप्शन तो रिड्यूस हो गई, और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव है वो भी अच्छे से चलेगी, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी अच्छे से चलेगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एमसीक्यू। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट, इन बेल्जियम द डच स्पीकिंग मेजॉरिटी पीपल ट्राइड टू इम्पोज देयर डोमिनेशन ऑन द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। कि बेल्जियम में डच स्पीकिंग जो पीपल हैं उन्होंने अपना दबदबा बनाने की कोशिश करी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के ऊपर। तो ये तो बिल्कुल ही सही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं था, वहाँ पे पावर शेयरिंग हुई थी बहुत ही अच्छे तरीके से। सेकेंड है, इन श्रीलंका द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट सॉट टू एंश्योर द डोमिनेंस ऑफ सिन्हाला स्पीकिंग मेजॉरिटी। हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जो सिन्हाला स्पीकिंग ग्रुप है वो मेजॉरिटी जमाने की अपनी कोशिश कर रहे थे अपनी पॉलिसीज से। The Tamil in Sri Lanka demanded a federal arrangement of power sharing to protect their culture, language and equality of opportunity in education and jobs। कि जो तमिल है श्रीलंका में वो डिमांड कर रहे थे फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पावर शेयरिंग की, टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर, कि वो अपने कल्चर को, लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सके और उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले एजुकेशन में और जॉब में। फोर्थ है हमारा, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेल्जियम फ्रॉम अ यूनिटरी गवर्नमेंट टू अ फेडरल वन प्रिवेंटेड अ पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइन से। कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है बेल्जियम का एक यूनिटरी कंट्री से एक फेडरल कंट्री की, और ये क्या करता है, ये पॉसिबल डिवीजन होना चाहिए कंट्री का, जिससे कि बिल्कुल लड़ाइयाँ नहीं होती हैं। तो हमारे सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों के तीनों जो है वो बिल्कुल सही है और फर्स्ट हमारा गलत है। तो आंसर है हमारा बी, सी और डी। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमें मैच करना है, तो सबसे पहले मैं आपके लिए मैच करके लेकर आई हूँ। फर्स्ट है पावर शेयर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। जब पावर शेयर होती है डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट में तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर। जब पावर, सेकंड है हमारा, जब पावर शेयर होती है गवर्नमेंट में डिफरेंट लेवल पे तो उसको क्या बोलते हैं हम, फेडरल गवर्नमेंट। थर्ड, जब पावर शेयर होती है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। फोर्थ, जब पावर शेयर होती है दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में तो उसको हम बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आ गए हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर, आइए देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स ऑन पावर शेयरिंग एंड सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सही है पावर शेयरिंग को लेकर। पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी, पहली स्टेटमेंट। बी, इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। तो फ्रेंड्स, ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल एकदम सही है कि जो पावर शेयरिंग है वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, उसके बिना तो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और हमारा बी है कि जो पावर शेयरिंग है वो रिड्यूस करता है द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू सोशल ग्रुप्स। तो ये भी बिल्कुल एकदम सही है। तो हमारा आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड बी आर ट्रू, और यहीं पे हमारा चैप्टर जो है वो खत्म होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने कलीग के साथ शेयर करिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और जो ऊपर आपको घंटा दिख रहा है इसको दबा दीजिएगा, इससे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी वीडियो को। बहुत ही जल्द मिलते हैं नई वीडियो के संग। और अगर जिसने पावर शेयरिंग का चैप्टर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वो भी देख लीजिएगा। तो बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।